तो मैं आपको जालौर के चौहान वंश के बारे में बतला रहा था कि जालौर का प्राचीन नाम जाबालीपुर या जालौर था और जालौर का किला सोनगुनी के नाम से इतिहास के पन्नों में प्रसिद्ध है। इसी क्रम में मैं ये आपसे ये निवेदन करूं कि जालौर में सोनगरा चौहान वंश का प्रथम शासक कीर्तिपाल था। तो जालौर में चौनगरा चौहान वंश का प्रथम शासक कीर्तिपाल था और यह कीर्तिपाल आप ये कहें कि सन 1182 में नाडोल के राजा अल्हड़ के पुत्र था। वही नाडौल जो आप ये कहें सांभर के चौहान, शाकंभरी के चौहान, नाडौल के चौहान, रणथंभौर के चौहान और फिर जालौर के चौहान। तो निश्चित रूप से यह कीर्तिपाल जो हैं वह 1182 में जब ये स्थापित हुआ जालौर, तो नाडौल के शासक नाडौल के राजा अल्हड़ के पुत्र थे और कीर्तिपाल के उत्तराधिकारी के रूप में ये सारा कार्य उन्होंने उनके समरसिंह ने किया, जिन्होंने अल्तुतमिश के आक्रमण को भी एक प्रकार से उसका सामना उन्होंने किया था। इस काल में जालौर में भीनमाल भीनमाल संस्कृत के कवि माघ की जन्मस्थली है। संस्कृत में कवि महाग जो हैं वे एक बहुत महान या महत्वपूर्ण संस्कृत के साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो मैं निश्चित रूप से आपसे ये कहूँ कि भीनमाल जो महाकवि महाग की जन्मस्थली भी रहा है। जालौर के सबसे प्रतापी शासक कान्हड़ देव, जिनका कार्यकाल सन 1305 से 1311 था, मैं उसकी चर्चा आपसे कर चुका हूँ और पद्म नाम रचित कान्हड़ देव प्रबंध उस काल की एक महत्वपूर्ण रचना है। और इस युद्ध में आप ये कहें कान्हड़ देव प्रबंध युद्ध में जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, उसी में किस प्रकार से वह इस युद्ध में विजित रहा और कैसे किले के एक व्यक्ति ने विश्वासघात किया था। तो आप ये कहें कि कान्हड़ देव निश्चित रूप से जब वीर गति को प्राप्त हुए थे और इस युद्ध में जब अलाउद्दीन खिलजी ने विजयश्री प्राप्त की, तो दुर्ग का नाम
उन्होंने खैराबाद रख दिया था और स्थान का अर्थात जालौर का नाम बदलकर खैराबाद रख दिया था और वहाँ पर अलाई दरवाज़ा मस्जिद भी बनवाई थी और अपना यह दुर्ग जीत कर उस स्थान का नाम भी इन्होंने जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया था। तो निश्चित रूप से यह भी अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का एक सोपान थी, एक भूमिका थी कि वे कैसे दक्षिण की ओर अपने विजय श्री को आगे बढ़ाए। जैसा मैंने आपसे पूर्व में चर्चा की थी, के.एस. लाल, किशोरी शरण लाल जो खिलजी वंश के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इन युद्धों का वर्णन तो किया ही है, लेकिन इन युद्धों के पीछे अलाउद्दीन खिलजी का क्या उद्देश्य था उसको भी स्पष्ट किया है। खिलजी डायनेस्टी के प्रमुख इतिहासकार के.एस. लाल की बात मैं आपसे कर रहा था। अब निश्चित रूप से यह राजवंशों की यह भूमिका जो है वह आप ये कहें कि इतिहास के पन्नों में अपनी कथाओं को समेटे हुए है। अब इसी नाडौल के चौहान की बात मैं आपसे करना चाहूँगा। शाकंभरी नरेश वागपति के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने 960 ईस्वी में नाडौल शाखा की स्थापना की थी। तो वही शाकंभरी सपादलक्ष या सांभर के चौहान वंश के नरेश वागपति के पुत्र लक्ष्मण चौहान ने सन 960 में नाडौल शाखा की स्थापना की थी। नाडौल जो देसुरी से पहले, जब हम पाली से आगे नाथद्वारा उदयपुर मार्ग की तरफ चलते हैं तो देसुरी से पहले ये स्थान आता है और नाडौल यह चौहान वंश के एक गोत्र की शाखा है जो निश्चित रूप से लक्ष्मण चौहान ने इस स्थान की, इस जगह की स्थापना करके इतिहास के पन्नों में अपने आप को अमर किया था। यहाँ चौहान वंश के आशापूर्णा देवी का, चौहान वंश की जो देवी हैं आशापूर्णा, उनका भी एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर भी इस स्थान पर है जो आपको सड़क मार्ग से दूर से ही दिख जाता है। तो आप निश्चित रूप से कभी जाएं तो चौहान वंश की इस प्रमुख देवी का आप दर्शन भी अवश्य करें। तो इस प्रकार से यह लक्ष्मण चौहान ने नाडौल शाखा की स्थापना की थी। चौहान वंश की इसी शाखा के क्रम में मैं नेक्स्ट अगली बात आप सन 1311 में चौहान की देवड़ा शाखा की स्थापना लूमा ने सिरोही में की थी।
तो सिरोही के देवड़ा चौहानों की बात हम करें, सन 1311 में राव लुम्बा ने यह सिरोही में ही यह देवड़ा चौहानों की स्थापना, देवड़ा वंश की गोत्र की स्थापना की थी। तो निश्चित रूप से यह चौहान वंश की देवड़ा गोत्र की शाखा यहाँ सिरोही में स्थापित हुई। और आप कहें सिरोही जो माउंट आबू के लिए जाना जाता है, जो एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, और राजस्थान की जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो निश्चित रूप से चौहान वंश के इन्हीं क्रम में मैं अगली बात हाड़ौती के चौहानों की करूंगा। ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती से अभिप्राय झालावाड़, कोटा, बारा, ये स्थान जो है ये हाड़ौती के नाम से, एक भौगोलिक नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो हाड़ौती के चौहान जो हाड़ा राजपूत हैं वे इसी गोत्र के हैं। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ को हाड़ौती अंचल कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का यह प्रदेश निश्चित रूप से हाड़ा राजपूतों के लिए जाना जाता है। और बूंदी का शासक सुरजन सिंह हाड़ा अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। बूंदी के शासक सुरजन सिंह हाड़ा अपनी इतिहास में अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। और चंद्रशेखर सुरजन चरित उस काल की यह रचना जो हमें यह अंकित करती है। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का जो प्रवेश है, मराठों की जो एंट्री है, हम ये कहें उसका सर्वप्रथम स्थान बूंदी था। वही बूंदी जो राजस्थानी के प्रसिद्ध साहित्यकार
सूर्यमल मिश्रण के नाम से जानी जाती है। बूंदी का इतिहास लिखकर सूर्यमल मिश्रण ने अपने साहित्य द्वारा और उस काल के योद्धाओं के लिए अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखकर उनको उत्प्रेरित किया था, उनको प्रेरित किया था। इलान देणी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय। निश्चित रूप से यह उनकी पंक्तियां इतिहास के पन्नों में आज भी अमर हैं। इलान देणी, इलान यानी अपनी मातृभूमि को कभी भी किसी भी शत्रु को नहीं प्रदान करें, न उस पर उसका अधिकार होने दे, चाहे इसके लिए अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो कोई ये बड़ा कार्य नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार से बूंदी जो है साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण के नाम से भी एक अपना अलग संकेत जो है वो करती है। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहूँगा कि इतिहास के पन्नों में अगर ये सवाल पूछा जाए कि मराठों का प्रवेश सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो आप कहें राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी जो स्थान है, बूंदी जो जिला है, जो वहाँ सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश हुआ था। और मराठों के प्रवेश को रोकने के लिए मैंने आपसे ये पूर्व में निवेदन किया था कि मराठों की शक्ति को राजस्थान में राजपूताना में निषेध करने के लिए, उसे रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन जो मेवाड़ में आयोजित किया गया था, हुरडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1700 और इसलिए मैंने आपके उसका उल्लेख इसलिए किया है कि ये प्रश्न हुरडा सम्मेलन का विभिन्न परीक्षाओं में अपने अलग अलग भाषा में विद्यार्थियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों से पूछा जाता रहा है कि हुरडा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ और किसकी अध्यक्षता में ही आयोजित हुआ था। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह की अध्यक्षता में यह उस काल में मेवाड़ के महाराणा की अध्यक्षता में उस काल में ये आयोजित हुआ था। तो निश्चित रूप से मराठों की शक्ति को राजपूताना में सर्वप्रथम जो प्रवेश जो उनका हुआ वो बूंदी से हुआ था। राम सिंह हाड़ा ने कन्यावत पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। हम ये कहें राजस्थान में सर्वप्रथम राम सिंह हाड़ा, जिनका कार्यकाल 1883 से 1889 का है, जिन्होंने सर्वप्रथम कन्यावत पर रोक लगाई थी। और सूर्यमल मिश्रण रचित वंश भास्कर इसी काल में एक रचित जो है ग्रंथ है, जिसकी बात मैंने आपसे की है। सन 1838 में झालावाड़ एक स्वतंत्र रियासत बनी थी और यहाँ आप ये कहें यह अंतिम जो रियासत जो बनी थी अंग्रेज़ों के साल में, तो ये भारत में या राजपूताना में बनने वाली एक अंतिम रियासत थी झालावाड़, जो सन 1838 में बनी थी। अब मैं इसी क्रम में राजस्थान के राजवंशों के इसी क्रम में मैं परमार वंश का उल्लेख करना चाहूँगा। परमार वंश का मूल पुरुष धूमराज था। आबू के परमारों का मूल पुरुष धूमराज था। मालवा के परमारों का मूल स्थान आबू था और उनकी एक अन्य राजधानी उज्जैन तथा धारा नगरी थी। और मुंज परमार ने हूणों को पराजित किया था। जो एक विदेशी जाति उस काल में आई थी, उसको पराजित करने का श्रेय भी यह मुंज परमार को है। परमार वंश का एक प्रसिद्ध शासक भोज हुआ है।
जिसका कार्यकाल, जिसका शासनकाल 1000 से 1050 ईस्वी है। परमार वंश का महत्वपूर्ण शासक भोज, जिसका शासनकाल 1000 ईस्वी से 1050 ईस्वी है। भोज इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही चर्चित शासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। मालवा के परमार वंश का ये सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहा। भोज ने उज्जैन के स्थान पर धारा को अपनी राजधानी बनाया था। ग्यारहवीं शताब्दी में धारा संस्कृत विद्या का सबसे बड़ा केंद्र उस काल में था और धारा में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण भोज ने करवाया था। धारा में भोज ने सरस्वती कंठाभरण संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो निश्चित रूप से यह उस काल में संस्कृत के लिए विद्या का एक बहुत ही महान और प्रसिद्ध केंद्र रहा था। संस्कृत, जिसे हम भारतीय भाषाओं की जननी कहते हैं। जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं वर्तमान में 28 भाषाएं जो हैं वे संविधान द्वारा स्वीकृत हैं और इन्हीं सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत है। जब हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं जो संस्कृत में रचित है, वही संस्कृत में रचित रामायण जब दक्षिण में तमिल में लिखी जाती है तो उसका नाम कंभ रामायण है। तो निश्चित रूप से संस्कृत जो है वह भारतीय भाषाओं की जननी कही जाती है और वह सर्वविदित भी है। तो निश्चित रूप से इस काल में यह बहुत बड़ा कार्य महाराजा भोज ने, राजा भोज ने किया था। और अष्टधारा, निराधारा, नीलालम, सरस्वती, ज्योति, रथेश्वर, भूमि, सम्रांगण, सूत्र धार, सरस्वती कंठाभरण, ये सभी इन्हीं के काल के लिखे गए रचित ग्रंथ भी हैं। तो आप ये कहें कि निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा उस काल का संस्कृत साहित्य है जो निश्चित रूप से वह इसका सारा श्रेय भोज को ही जाता है। सम्रांगण सूत्रधार शिल्प शास्त्र से जुड़ा है और सरस्वती कंठाभरण आप ये कहें कि वह भी अपने संस्कृत की एक महान परिस्थितियों को निश्चित रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इतिहास के इन्हीं कालक्रम में मैं परमार वंश के पश्चात आपको निश्चित रूप से
जो राजस्थान में एकमात्र राजवंश है भरतपुर का, भरतपुर का ये जाट राजवंश जो है, आप ये कहें सन 1725 में बदन सिंह ने डी के राजमहल में निर्माण करवाया था और जाटवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा सूरजमल है। यह जो जाटवंश है यह सिनसिनवार वंश के नाम से जाना जाता है। भरतपुर का जाट वंश जो है वो सिनसिनवार वंश के नाम से इतिहास में जाना जाता है और इस जाट वंश का सर्वाधिक शासक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा सूरजमल जाट था। और इसे आप ये कह सकते हैं कि इसे जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है। सूरजमल जाट वंश का प्लेटो तथा अफलातून के नाम से प्रसिद्ध है। तो निश्चित रूप से इतिहास के कालक्रम में सूरजमल जाट जो सिनसिनार वंश का सिनसिनवार वंश का अफलातून भी उसे कह सकते हैं, जाटों के प्लेटो के रूप में भी वह इतिहास में अमर है। तो इसके द्वारा आप ये कहें मिट्टी से भरतपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था जिसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। यह नाम इसलिए हुआ क्योंकि भरतपुर दुर्ग का निर्माण मिट्टी से करवाया था जिसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यह दुर्ग अभेद्य है और अंग्रेजों ने इसे बहुत बार आक्रमण करके जीतने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज भी इस दुर्ग को, इस किले को न जीत पाए थे और इसी कारण यह दुर्ग जो है अभेद्य दुर्ग या लोहागढ़ के दुर्ग के रूप में भी जाना जाता है।